नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी चुनौती की जिसका सामना कई विद्यार्थी और उनके परिवार करते हैं। हम्म। परीक्षा की चिंता या जिसे हम एग्जाम एंजाइटी भी कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ परीक्षा के पहले होने वाली हल्की घबराहट नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी और असर डालने वाली चीज हो सकती है। हम्म। हमारे पास द डायनामिक्स ऑफ एग्जाम एंजाइटी एंड कोपिंग से कुछ अहम जानकारियां हैं जो इसे समझने में हमारी मदद करेंगी। हम्म। तो आज इस चर्चा का मकसद है ये समझना कि परीक्षा की चिंता असल में है क्या, इसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं, इसे कैसे पहचाना जाए। और सबसे जरूरी, इससे निपटने के तरीके क्या हैं? हाँ बिल्कुल। और सबसे जरूरी, इससे निपटने के लिए कौन से व्यवहारिक तरीके अपनाए जा सकते हैं। एक कहावत है, परीक्षाएं ज्ञान का परीक्षण करती हैं लेकिन चिंता अक्सर साहस का। सही का। इसी सोच के साथ चलिए इस विषय की तह तक चलते हैं, देखते हैं ये स्रोत हमें क्या बताता है। तो सबसे पहले ये साफ करते हैं कि ये परीक्षा की चिंता आखिर है क्या, ये सिर्फ थोड़ा नर्वस महसूस करने से कैसे अलग है। बिल्कुल। देखिए, स्रोत बताता है कि ये सिर्फ घबराहट नहीं है। अच्छा। हाँ, ये असल में शरीर की जरूरत से ज्यादा उत्तेजना है। मतलब फिजियोलॉजिकल ओवर अराउजल, तनाव और कई तरह के शारीरिक लक्षण। शारीरिक लक्षण जैसे? हाँ, जैसे पेट खराब होना या सिर दर्द, इन सब का एक मिश्रण है। और इसके साथ जुड़ी होती है गहरी चिंता, डर और खासकर फेल हो जाने का डर। हम्म। ये सब परीक्षा से ठीक पहले या उसके दौरान महसूस होता है। ठीक है। सबसे अहम बात यह है कि यह सिर्फ महसूस होने वाली चीज नहीं है, इसका सीधा असर एकाग्रता पर पड़ता है। एकाग्रता और याददाश्त पर भी? हाँ, बिल्कुल। याददाश्त और आखिरकार परीक्षा में प्रदर्शन पर पड़ता है। मतलब हो सकता है कि किसी छात्र ने बहुत अच्छी तैयारी की हो, हाँ। लेकिन चिंता की वजह से वो परीक्षा के दौरान शांत नहीं रह पाता या पढ़ी हुई बातें याद नहीं कर पाता। और नतीजा खराब हो जाता है? बिल्कुल। नतीजा उम्मीद से खराब रहता है। अच्छा, तो ये सिर्फ जानकारी भूल जाना नहीं है, बल्कि चिंता खुद एक तरह से याददाश्त के रास्ते में रुकावट बन जाती है। ये जानना वाकई जरूरी है। पर सवाल उठता है कि ऐसा होता क्यों है? किसी को परीक्षा से इतनी ज्यादा चिंता क्यों महसूस होती है? स्रोत में इसके कई कारण बताए गए हैं, है ना? हाँ, और ये कारण काफी मिले जुले हैं। स्रोत इन्हें कुछ मुख्य श्रेणियों में बांटता है। अच्छा, क्या है वो श्रेणियां? पहला है मनोवैज्ञानिक पहलू। इसमें शामिल है फेल होने का बहुत ज्यादा डर। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। बिल्कुल। आत्मविश्वास की कमी या ये पक्की धारणा बना लेना कि मैं दबाव में अच्छा प्रदर्शन कर ही नहीं सकता। जिसे लो सेल्फ एफिकेसी कहते हैं। मतलब अपनी काबिलियत पर भरोसे की कमी। अच्छा। अगर पहले कभी परीक्षा में बुरा अनुभव रहा हो या किसी ने आलोचना की हो, तो वो भी असर डालता है। हाँ, पिछले अनुभव। साथ ही कुछ छात्रों में परफेक्शनिज्म होता है। मतलब खुद से अवास्तविक उम्मीदें रखना कि हर हाल में टॉप करना है। सब कुछ एकदम सही होना चाहिए। हाँ, और एक और अहम बात है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, यानी सोच में गड़बड़ी। जैसे ये मान लेना कि अगर मैं इस परीक्षा में फेल हो गया तो मेरा पूरा भविष्य ही बर्बाद हो जाएगा। ओ, ये तो बहुत ज्यादा नकारात्मक सोच है। बिल्कुल। दूसरा पहलू है परिवार और समाज का। कई बार माता पिता की तरफ से बहुत ज्यादा दबाव होता है अच्छे नंबर लाने का। हाँ, ये तो है। तुलना भी बहुत होती है। हाँ, लगातार दूसरों से, खासकर दोस्तों या रिश्तेदारों के बच्चों से तुलना की जाती है। हमारा समाज भी अक्सर सीखने की प्रक्रिया से ज्यादा अंकों को महत्व देता है। सही कहा। अगर घर से भावनात्मक सहारा कम मिलता है या छात्र को ये डर लगा रहता है कि कहीं वो अपने माता पिता, शिक्षकों या दोस्तों को निराश न कर दे, तो ये भी चिंता बढ़ाता है। फिर आते हैं संस्थागत कारण, यानी स्कूल या कॉलेज सिस्टम से जुड़े पहलू। अच्छा, सिस्टम की तरफ से। हाँ, अक्सर हमारी शिक्षा प्रणाली परीक्षा केंद्रित होती है। छात्रों को तनाव से निपटने या परीक्षा देने की सही रणनीतियों के बारे में ज्यादा सिखाया नहीं जाता। कभी-कभी परीक्षा के पैटर्न में अचानक बदलाव कर दिया जाता है और अभ्यास का पूरा समय नहीं मिलता। हाँ, ये भी होता है। या फिर मूल्यांकन कैसे होगा, ये ठीक से साफ नहीं होता। ये सब अनिश्चितता भी चिंता पैदा करती है। बिल्कुल। और आखिर में जैविक और पर्यावरण से जुड़े कारण भी हैं, जैसे परीक्षा से पहले ठीक से नींद न लेना। नींद पूरी ना होना। हाँ, खान पान सही ना होना, बिल्कुल भी शारीरिक गतिविधि ना करना, बहुत ज्यादा कैफीन या एनर्जी ड्रिंक लेना, लगातार समय के दबाव में पढ़ते रहना और आराम या मनोरंजन के लिए वक्त ना निकालना, ये सब भी शरीर और दिमाग पर असर डालकर चिंता को बढ़ा सकते हैं। वाकई
ये तो अंदरूनी सोच और बाहरी दबावों का एक बहुत पेचीदा जाल लगता है। खासकर ये बात कि समाज अंकों को इतना ज्यादा महत्व देता है, ये सोचने पर मजबूर करती है। ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक छात्र की व्यक्तिगत समस्या नहीं, बल्कि माहौल का भी इसमें बड़ा हाथ है। अगर कोई छात्र या उसके आसपास के लोग इस स्थिति से गुजर रहे हों, तो इसे पहचानेंगे कैसे? इसके क्या खास लक्षण या संकेत होते हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए? स्रोत के मुताबिक इसके संकेत कई स्तरों पर दिखते हैं: शारीरिक, भावनात्मक और व्यवहारिक। अच्छा, पहले शारीरिक लक्षणों की बात करते हैं। हाँ, शारीरिक लक्षणों की बात करें तो परीक्षा नजदीक आते ही या उसके दौरान सिर दर्द होना, बहुत पसीना आना, पेट में गड़बड़ होना, चक्कर जैसा महसूस होना आम है। दिल की धड़कन तेज हो सकती है, सांसें तेज चल सकती हैं, कुछ लोगों के हाथ कांपने लगते हैं या वो बेचैन होकर एक जगह टिक नहीं पाते। ओहो। नींद आने में दिक्कत होना या भूख ना लगना भी देखा जाता है। और भावनात्मक स्तर पर? भावनात्मक और सोचने के स्तर पर देखें तो चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है, बेवजह घबराहट महसूस हो सकती है या रोना आ सकता है। एक बहुत ही आम लक्षण है नकारात्मक बातें सोचना या खुद से कहना, जैसे मैं तो पक्का फेल हो जाऊंगा या मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा है। हाँ, ये सेल्फ टॉक। बिल्कुल। और जैसा हमने पहले कहा, सबसे परेशान करने वाला अनुभव होता है जब पूरी तैयारी के बावजूद परीक्षा हॉल में दिमाग एकदम खाली महसूस होता है। हाँ, वो ब्लैंक आउट हो जाना। एग्जैक्टली। ध्यान लगाने में या सवाल समझने में भी मुश्किल हो सकती है। और व्यवहार में क्या बदलाव दिखते हैं? व्यवहार में भी बदलाव दिखते हैं। छात्र परीक्षा के बारे में बात करने से कतराने लगते हैं, अपने लिखे जवाबों को बार बार चेक करते रहते हैं, उनमें शक बना रहता है। हाँ, वो ओवर चेकिंग। हाँ, पढ़ाई को टालते रहना और फिर एकदम आखिरी वक्त पर सब कुछ पढ़ने की कोशिश करना, मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन, वो भी एक संकेत हो सकता है। या फिर दूसरों से, खासकर दोस्तों से, बार बार ये पूछना कि उनकी तैयारी कैसी है या वो ठीक कर रहे हैं या नहीं, यानी आश्वासन पर बहुत ज्यादा निर्भर हो जाना। ये दिमाग का खाली हो जाना वाली बात तो सुनने में बहुत निराशाजनक लगती है, खासकर जब तैयारी अच्छी हो। बिल्कुल। ये साफ दिखाता है कि हमारा शरीर और मन कितने गहरे जुड़े हुए हैं। ये लक्षण सिर्फ असहज ही नहीं करते, बल्कि सीधे सीधे प्रदर्शन पर बुरा असर डालते हैं। बिल्कुल। और इस विषय को और गहराई से समझने के लिए कुछ मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और शोध भी हैं, जिनका जिक्र स्रोत में है। अच्छा, जैसे चार्ल्स स्पीलबर्गर ने करीब 1980 के आसपास टेस्ट एंजाइटी इन्वेंट्री बनाई थी। उन्होंने चिंता के दो मुख्य हिस्से बताए। एक है वरी, यानी दिमाग में चलने वाली नकारात्मक सोच, चिंता, और दूसरा है इमोशनैलिटी, यानी शरीर में महसूस होने वाले लक्षण, जैसे धड़कन तेज होना। ये हमें चिंता के इन दो अलग अलग पहलुओं को समझने में मदद करता है। अच्छा, वरी और इमोशनैलिटी। हाँ, इसी तरह लैज़रस और फोकमैन का स्ट्रेस अप्रेजल थियरी है, जो 1994 में आया। स्ट्रेस अप्रेजल। हाँ, ये सिद्धांत कहता है कि तनाव किसी घटना से उतना नहीं होता जितना उस घटना को हम देखते कैसे हैं उससे होता है। मतलब हमारी धारणा से। बिल्कुल। अगर छात्र परीक्षा को एक बड़े खतरे की तरह देखते हैं तो उन्हें ज्यादा चिंता होती है। ये हमारे नजरिए के महत्व पर जोर देता है। ये दिलचस्प है। और एल्बर्ट बंडूरा की सेल्फ एफिकेसी थ्योरी, जो 1997 में आई, ये बताती है कि हमें अपनी काबिलियत पर कितना भरोसा है। सेल्फ एफिकेसी? हाँ, उसका सीधा असर हमारे आत्मविश्वास और तनाव के स्तर पर पड़ता है। अगर हमें यकीन है कि हम मुश्किल हालात का सामना कर सकते हैं, तो चिंता अपने आप कम महसूस होती है। सही बात है। कुछ आंकड़े भी इस बात की पुष्टि करते हैं। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की 2021 की एक स्टडी में पाया गया कि जिन छात्रों को रिलैक्सेशन यानी आराम करने की तकनीकें और कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग मतलब नकारात्मक सोच को बदलने का तरीका सिखाया गया, हाँ, उनकी परीक्षा की चिंता में औसतन 30% की कमी आई। ये दिखाता है कि सही तरीके अपनाने से फर्क पड़ सकता है। 30%? ये तो काफी है। हाँ बिल्कुल। और अगर भारत की बात करें तो निमैन्स की 2022 की एक रिपोर्ट बताती है कि लगभग 68% भारतीय छात्र हर साल परीक्षा से जुड़े हल्के से लेकर गंभीर तनाव का अनुभव करते हैं। 68%? मतलब 2/3 से भी ज्यादा? हाँ, ये आंकड़ा दिखाता है कि ये समस्या कितनी आम है। तो ये शोध और सिद्धांत साफ करते हैं कि ये कोई मन का वहम नहीं है, बल्कि एक पहचानी हुई मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है जिसके वास्तविक और मापने योग्य प्रभाव होते हैं। बिल्कुल। ये हमें ये समझने में मदद करते हैं कि चिंता क्यों होती है और क्यों कुछ तरीके से निपटने में कारगर हो सकते हैं। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। हमने समझ लिया कि समस्या क्या है, क्यों होती है और कैसे दिखती है, लेकिन इससे निपटा कैसे जाए? व्यवहारिक कदम क्या हो सकते हैं?
स्रोत इस बारे में क्या कहता है? हाँ, और स्रोत यहाँ कई कारगर तरीके सुझाता है, जिन्हें हम कुछ हिस्सों में बांटकर समझ सकते हैं। ठीक है, बताइए। पहला है संज्ञानात्मक और भावनात्मक प्रबंधन, यानी अपनी सोच और भावनाओं को संभालना। अपनी सोच को संभालना कैसे? इसका एक तरीका है अपनी भावनाओं को पहचानना और उन्हें नाम देना। चिंता को दबाने की कोशिश करने के बजाय ये स्वीकार करना कि हाँ, मुझे चिंता हो रही है। फिर उन विनाशकारी विचारों को चुनौती देना, जैसे मैं फेल हो जाऊंगा, और उन्हें ज्यादा यथार्थवादी विचारों से बदलना, जैसे मैंने ठीक-ठाक तैयारी की है, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगी। अच्छा, सोच को बदलना। हाँ, इसी में आता है कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग, अपनी नकारात्मक सोच के पैटर्न को पहचानना और उसे बदलने की कोशिश करना। ठीक है। सकारात्मक कल्पना, मतलब पॉजिटिव विजुअलाइजेशन का अभ्यास करना भी मदद कर सकता है। जैसे ये सोचना कि आप शांत मन से परीक्षा हॉल में जा रहे हैं और आत्मविश्वास से लिख रहे हैं। विजुअलाइजेशन। कुछ लोगों को चिंता डायरी रखने से भी फायदा होता है, जिसमें वो लिखते हैं कि उन्हें कब और क्यों चिंता होती है और तब वो क्या करते हैं। अच्छा, पैटर्न समझने के लिए। बिल्कुल। और एक बहुत जरूरी बात, नतीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान देने के बजाय अपनी कोशिश पर ध्यान केंद्रित करना। प्रोसेस पर फोकस, रिजल्ट पर नहीं। हाँ। दूसरा समूह है आराम करने और सांस लेने की तकनीकें। रिलैक्सेशन टेक्निक्स। हाँ, गहरी सांस लेने का अभ्यास बहुत असरदार हो सकता है, जैसे 4 सेकंड तक सांस अंदर लेना, 4 सेकंड रोकना और 4 सेकंड में धीरे-धीरे छोड़ना। 4-4-4 ब्रीदिंग। हाँ, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन भी एक तकनीक है, जिसमें शरीर के अलग-अलग हिस्सों की मांसपेशियों को पहले कसते हैं और फिर ढीला छोड़ते हैं, जिससे तनाव कम होता है। रोजाना कुछ मिनट ध्यान या माइंडफुलनेस का अभ्यास करना, पढ़ाई करते समय हल्का बिना शब्दों वाला संगीत सुनना। इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक। हाँ, और अगर लंबे समय तक बैठना है तो बीच-बीच में उठकर स्ट्रेचिंग करना, ये सब शारीरिक तनाव को कम करने में मदद करते हैं। ठीक है। और तैयारी? तीसरा है तैयारी की रणनीतियां। सबसे पहली बात, तैयारी जल्दी शुरू करें ताकि आखिरी समय में हड़बड़ी ना हो। हाँ, लास्ट मिनट रश से बचना। बिल्कुल। पूरे सिलेबस को छोटे-छोटे, रोज पूरे किए जा सकने वाले लक्ष्यों में बांट लें। मैनेजेबल चंक्स। हाँ, परीक्षा जैसे माहौल में, यानी समय सीमा लगाकर मॉक टेस्ट दें। इससे असली परीक्षा का डर कम होता है। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। सही। पिछले सालों के प्रश्न पत्र देखकर ये समझने की कोशिश करें कि किस तरह के सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं, और रिवीजन के लिए लंबे चौड़े नोट्स की जगह छोटे संक्षिप्त नोट्स बनाएं। अच्छा, स्मार्ट स्टडी। हाँ जी। चौथा है स्वस्थ जीवन शैली अपनाना। लाइफस्टाइल, ये भी जरूरी है, बहुत जरूरी है। रोजाना 7-8 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी है, खासकर परीक्षा के दिनों में। नहीं पीते रहें। हाइड्रेशन। हाँ, पढ़ाई के बीच में छोटे-छोटे ब्रेक लेकर थोड़ी देर टहलें या कोई हल्की-फुल्की कसरत करें। और सोने से कम 1 घंटा पहले मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन देखना बंद कर दें, इससे नींद अच्छी आती है। डिजिटल डिटॉक्स सोने से पहले। हाँ, बिल्कुल। और पांचवा और बहुत महत्वपूर्ण है, परिवार और स्कूल का साथ। सपोर्ट सिस्टम। एग्जैक्टली। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि माता पिता को नतीजों की तारीफ, तुमने इतने अच्छे नंबर लाए, करने के बजाय कोशिश की तारीफ, तुमने बहुत मेहनत की, करनी चाहिए। प्रयास पर ध्यान देना। हाँ, शिक्षकों को क्लास में परीक्षा के तनाव के बारे में खुलकर बात करनी चाहिए, ताकि छात्रों को लगे कि वो अकेले नहीं हैं। माहौल को नॉर्मलाइज करना। बिल्कुल। स्कूल मॉक परीक्षाओं के बाद काउंसलिंग सेशन रख सकते हैं। बड़ी परीक्षाओं से पहले ग्रुप में रिलैक्सेशन एक्सरसाइज या साथियों के सपोर्ट ग्रुप बनाए जा सकते हैं। पीयर सपोर्ट। अब है, ऐसा लगता है कि दिमागी तकनीकों, बेहतर तैयारी, सेहतमंद आदतों और दूसरों से मदद लेने का एक मिला-जुला नजरिया अपनाने की जरूरत है। इसका मतलब ये निकलता है कि परीक्षा की चिंता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बस झेलना ही है, बल्कि इसे सक्रिय रूप से संभाला जा सकता है, इससे मैनेज किया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल। स्रोत सामग्री में कुछ उपकरणों का भी जिक्र है, जैसे कॉन्फिडेंस प्लान और सेल्फ असेसमेंट वर्कशीट। ये क्या है और कैसे मदद करते हैं? हाँ, ये असल में छात्रों के लिए खुद पर काम करने के तरीके हैं। ये उन्हें एक ढांचा देते हैं। एक स्ट्रक्चर। हाँ, जिससे वो अपनी चिंता के स्तर को समझ सकें, उसके कारणों पर विचार कर सकें और उससे निपटने के लिए योजना बना सकें। अच्छा। जैसे सेल्फ असेसमेंट वर्कशीट छात्र को ये अंदाजा लगाने में मदद करती है कि उनकी चिंता का स्तर कितना है, कम, मध्यम या ज्यादा। कॉन्फिडेंस प्लान उन्हें अपने डरों को लिखने और फिर उनके सामने सकारात्मक बातें लिखने के लिए प्रोत्साहित करता है। एफर्मेशंस। हाँ, साथ ही ये उन्हें उन विषयों की पहचान करने में मदद करता है जिनमें वो कमजोर महसूस करते हैं, और उनके लिए एक स्टडी प्लान बनाने का रास्ता दिखाता है।
तो ये काफी प्रैक्टिकल टूल्स हैं। बिल्कुल। इसी तरह स्रोत में परीक्षा वाले दिन के लिए नियंत्रण योजना जैसी चीज का भी जिक्र है। एग्जाम डे प्लान। हाँ, इसमें छोटी-छोटी मगर काम की बातें होती हैं, जैसे परीक्षा केंद्र पर थोड़ा जल्दी पहुंच जाना ताकि भाग-दौड़ ना हो, सेंटर में घुसने से ठीक पहले दूसरों से सिलेबस पर बहस करने से बचना। हाँ हाँ, वो लास्ट मिनट डिस्कशन से बचना। बिल्कुल। पेपर मिलने पर एकदम से लिखना शुरू करने से पहले कुछ गहरी सांसें लेना। पहले उन सवालों को करना जो आसान लगते हैं ताकि आत्मविश्वास बढ़े। मोमेंटम बिल्ड करना। हाँ, और आखिर में अपने जवाबों को एक बार देख लेना। ये छोटे कदम उस दिन नियंत्रण की भावना बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। कंट्रोल की फीलिंग। हाँ, स्रोत में शिक्षक की भूमिका पर भी जोर दिया गया है कि कैसे टीचर क्लास का माहौल सकारात्मक बना सकते हैं, छात्रों को सही फीडबैक दे सकते हैं और चिंता के शुरुआती लक्षणों को पहचानकर मदद कर सकते हैं। तो ये उपकरण असल में ज्ञान को एक्शन में बदलने में मदद करते हैं। तो कुल मिलाकर आज हमने परीक्षा की चिंता को काफी गहराई से समझा। ये क्या है, क्यों होती है, इसके संकेत क्या है और सबसे जरूरी इससे निपटने के व्यवहारिक तरीके क्या है। ऐसा लगता है कि मुख्य बात यह है कि जहां परीक्षाएं ज्ञान को परखती हैं, वहीं उनसे जुड़ी चिंता को संभालना एक ऐसा कौशल है जिसे सीखा और विकसित किया जा सकता है। बिल्कुल सही कहा। इसमें खुद को जानना, सही तरीके अपनाना, ढंग से तैयारी करना और अपने आसपास के लोगों मतलब परिवार, दोस्तों, शिक्षकों का सहयोग लेना, ये सब शामिल है। हाँ, जैसा कि स्रोत भी इशारा करता है, ध्यान को सिर्फ फेल होने के डर से हटाकर सीखने की प्रक्रिया पर लाना बहुत बुनियादी बदलाव ला सकता है। फोकस शिफ्ट करना। हाँ, और वो कहावत याद है ना, साहस का मतलब डर का न होना नहीं है, बल्कि तैयारी और उद्देश्य के साथ डर का सामना करना है। ये सोच छात्रों को ताकत दे सकती है कि वे परीक्षाओं को हवा समझने के बजाय अपनी सीखने की यात्रा का एक हिस्सा समझें। ये वाकई एक सशक्त करने वाला विचार है। अच्छा। और जाते जाते श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं। हाँ। इन व्यक्तिगत रणनीतियों और तरीकों से आगे बढ़कर क्या हमारी शिक्षा सिस्टम में भी कुछ ऐसे बदलाव हो सकते हैं जिससे सीखने को आंकने के तरीके बदले, एक बड़ा सवाल है ये। ताकि प्रदर्शन का ये भारी दबाव कुछ कम हो सके और छात्रों में डर की जगह सीखने की जिज्ञासा को ज्यादा बढ़ावा मिले।